भारत हो विविधतेन नटिल्लो प्रदेश. भाषा, प्रांत, राहणीमान, धर्म ह्या सगळ्यात आमकां विविधतायेचे रूप पळोवपाक मेळटा. ह्या सगळ्यात आनीक एक विविधतायेचो म्हत्वाचो घटक म्हळ्यार सैम. गोंयाक जशे पश्चिम घाटाच्या पर्वत रांगांचे कवच आसा तशें लडाख हे भारताचे दुसरे तोकाचे प्रदेशाक हिमालयन रेंजीसाचे कवच आसा. लडाख भारताच्या तेंगशेवेलो एक सोबीत सुंदर आनी सैमीक चमत्कार लाभिल्लो प्रदेश. उंच उंच दोंगर, ह्या दोंगरांतल्या मदल्यान खळखळून व्हांवपी धवे फुल्ल न्हंयो, झरे, व्हाळ. एका दोंगराचेर हिरवळ जाल्यार कुशीकच्या दोंगराचेर एक गवतूय ना अशी भौगोलीक रचना. आनी हे सगळ्यांतल्यान वाट काडपी हे वाकडे तिकडे रस्ते. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या हांव लेह लडाख भोंवपाक येयल्लो आनी लेह लडाख भोंवता भोंवता आयज हांव वयतलो आनी तुमच्या खातीर स्पेशल हो एपिसोड हांव करता. तो म्हणजे भारतांतलो सगळ्यात निमणो गांव जो आसा तो म्हणजे थांग. तेजें नांव आसा थांग. तो गांव आमी आयज पळयतले. ह्या गांवाची खासियत म्हणजे ह्या गांव हो भारताचो निमणो गांव आसा. ताज्या उपरांत पाकिस्तान सुरू जाता. पाकिस्तानाची थंय बॉर्डर आसा ती सुद्दां थंय पळोवपाक मेळटा. सो सद्या आमी ह्या गांवांत वयता. हांगाच्यान तुर्तुक म्हणून एक गांव आसा तो 12 किलोमिटर आसा. तेच्या उपरांत टॅक्शी म्हणून गांव आसा तो 16 किलोमिटर आसा. सो तुर्तुक टॅक्शी हे दोन गांव काडले काय आमी पावता थांग ह्या गांवांत. आनी त्या गांवांत आमी गोबा अली म्हणटा त्या मनशाक मेळटले. आतां गोबा अली ह्या मनशाची एक काणी आसा. ती कितें आसा, तो गांव कसो आसा, गोबा अली आनी ह्या गांवाचें नातें कितें आसा हें सुद्दां आमी सगळें तुमच्या मुखार हाडटले. तर आमी आतां तुर्तुक 12 किलोमिटर अजून उरला, टॅक्शी 16 उरला. तुर्तुक टॅक्शी काडले काय आमी थांग ह्या गांवांत वयतले. चला तर आमी पळोवया हो भारताचो निमणो गांव कसो आसा आनी तो थंयसरले लोक कशे रावतात, घरां कशीं आहा आनी गोबा अली म्हणटा तेका सुद्दां आमी मेळटले आनी ती काणी तुमच्या मेरेन आमी पावयतले. निमणो गांव थांग वतना वाटेक पयलीं तुर्तुक उपरांत थ्योक्शी हे गांव लागता. दोनूय वाटांनी व्हडले व्हडले दोंगर, रस्त्याक कुशीकल्यान व्हांवपी धवी फुल्ल शॉयक न्हंय, सुंदर सोबीत लडाखी पद्दतीची घरां, असो हो सगळो नजारो मनाक एक वेगळीच अनुभूती दिता. तुर्तुक गांव जो आसा तो पयलो आनी आतां आमी फुडें वयता. जंय गोबा अली जो आसा तो आसा आनी पळय अशे बारीक बारीक पूल हांगासर जे आसा ते तयार केल्ले आसा. आनी दोनूय वाटान तुमी पळोवपाक शकता कशे तरेन दोंगर आसात, सायडीक एक न्हंय व्हांवता आनी ह्या दोन दोंगरां मदीं जो आसा हो असो रस्तो वयता. आनी हें चित्र खूब सुंदर दिसता. तर तुर्तुक गांवांत आमी गेले. तुर्तुक गांवांतल्यान आमी आतां फुडें येता. फुडलो गांव अभी सर ये कौन सा गांव जा रहे हैं हम? ये हम टैक्सी गाँव तुर्तुक के आगे है ना ये? हाँ जी, आगे है. तुर्तुक का ही पार्ट है ये. हाँ जी, हाँ जी. उधर ही गोबा अली रहते हैं. मेरा गोबा अली टैक्सी थांग में रहते हैं. टैक्सी थांग. टैक्सी गाँव है. टैक्सी से थोड़ा आगे जाके थांग. थांग आ जाएगी. ओके. सो तुर्तुक जाले मागीर आमी आतां त्यासी येयल्या आनी त्यासी फुडें त्यासी थांग म्हणून आसा. थंय ते गोबा अली जे आसा ते आसता. थंय आमी तांकां मेळपाक जे आसा ते ऑन द वे आसा. थांग गांवांत वतना आमकां भलायकी केंद्राचे बोर्ड, शाळा आनी हेर गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. वाटेक आमकां कांय थळावे मेळ्ळे. तांचे वांगडाय भासाभास करपाचो यत्न केलो. सर जी ये क्या करते हैं ये अभी आप? इसका आर्मी का जो है लोड लेके जाते हैं. आर्मी का लोड लेके जा रहे हैं आप? ओके. तो इस तरह से वो काम करते हैं. हाँ, आर्मी का जो है. हाँ. तो इस पोस्टों में राशन केरोसिन वगैरह पहुंचाते हैं। हाँ, अभी ये क्या लेके राशन? केरोसिन लेके जाएगा। केरोसिन आर्मी के लिए।
और ये आपका ये है, हाँ हाँ, ये काम आप करते हैं? ये हमारा जो है लेबर है साथ में इसका हाँ चलाने वाला, हाँ बंदे रखे हुए नेपाली, हाँ, वही लोग लेके जाते हैं। ओके ओके। आपका नाम सर जी? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तो ये अभी तुर्तुक ही है ना? ये टैक्सी है, तुर्तुक के आगे आए हम। टुकटुक आगे आपका पीछे निकल चुका है, हाँ हाँ, और वो 83 है, ये टैक्सी और उसके आगे अभी लास्ट बॉर्डर थांग। हाँ थांग, हाँ, ओके. थांग गावात वतना वाटेक कडक सुरक्षा व्यवस्था असता. जे लोक थांग वतात तांचे मदी थोक्षी गावात पोलीस चेकिंग करतात आणि माहिती घेतात. उपरातूच गाडी फुडें सोडतात. वो सगळो प्रदेश मिलिटरीचे अधिपत्याखाला येता. वाटेक आमकां आर्मीच्यो कितल्योश्योच गाडयो आनी जवान दिश्टी पडले. हे सगळे जाण दोळ्यांत तेल घालून भारताच्या ह्या सीमावर्ती भागाची दुश्मनांकडल्यान रक्षा करपाचे भोव मोठे कार्य करतात. तर अशी मजल दर मजल करता करता आम्ही पावले ह्या बोर्डाकडे. हांगा बरयल्ले वेलकम टू लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थांग 3.5 किलोमीटर. हो बोर्ड पळोवन मनाची उसंबळाय आनीक वाडली. केन्ना एकदा ह्या गावात पावता अशें दिसपाक लागलें. क्या कर रहे हैं? ये कैसा घास है? गेहूं है ना, गेहूं हाँ गेहूं हाँ, और ये क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी गाय तो हाँ गाय के गेहूं है ना, गेहूं हाँ हाँ हाँ, वो गाय को देता है आप? गाय को देता है, हाँ। अभी गाय को देता है, बाद में ये सूखा वो पक जाने के बाद में ये ऐसा मशीन में डालेगा और बोसा अलग, ये गेहूं अलग होता है। तो आपके गांव में गाय लोग पालते हैं? गाय पालते हैं लोग? पालते हैं ना? हाँ, और इधर और क्या करते हैं आप? खेती और क्या क्या करते हैं? खेती तो और सब्जी मिलता है और टमाटर, मिर्ची, खरबूजा, तरबूजा, बादाम और अखरोट, खुरमानी, सेब और अंगूर, ये सब और मिलता है? सब मिलता है। और ये आपका जो गांव है वो लास्ट गांव है ना? लास्ट गाँव नीचे है इंडिया का लास्ट गांव है. नाम क्या है? थांग. थांग, ये टैक्सी टैक्सी थांग. थांग, पहले तुरतुर मिलता है ना? ये पहले टूक और टैक्सी तुरतुक, टैक्सी और ये थांग, थांग, और ये लास्ट गांव है. ये लास्ट गाँव। हाँ ओके. तो लोग बहुत आते हैं ना आपके गांव में लोग आता है लास्ट गांव देखने के लिए? तर असे करीत करीत मेळटा ताच्या वांगडा उलयत उलयत आम्ही पावले थांग या भारताच्या निमण्या गावात. या निमण्या गावांतल्यान भारत पाक एलओसी स्पष्ट दिश्टी पडटा. फकत एलओसी न्ही जाल्यार एलओसीचे पलतडचो पाकिस्तान, थंयची शेतां, घरां, रस्ते, पाकिस्तानी आर्मीचे बंकर हे सगळे पळोवंक मेळटा. आता पावल्या भारताचो निमणो गांव तो म्हणजे थांग. आणि आम्ही सध्या असा एलओसीच्या जाग्यार हांगासर आम्ही वाचपाक शकता. हांगासर थांग म्हणून तांच्यांनी जी इन्फॉर्मेशन दिल्या तर अशें बरयलां की थांग विलेज ऑन इंडियन सायड एंड फार्नो विलेज ऑन पाकिस्तान सायड बिफोर 1971. दीस विलेजीस वेर वायन विलेज एज बोथ शेअर कॉमन रिलेशनशीप. म्हणजे ही जी थांग विलेज आसा ती विलेज आणि एलओसीच्या तेवटेन जी आसा ती फार्नो विलेज, ह्यो दोगांय भारतान आशिल्ल्यो आणि त्यांची रिलेशनशीप आशिल्ली, म्हणजे कॉमन विलेजीस आशिल्ल्यो. मात 1971 ह्यो विलेजीस सेपरेट जाल्यो, मदीं एलओसी आयली आणि थांग विलेज ही आमच्या भारतान उरली आणि फार्नो विलेज ही पाकिस्तानान उरली. जे हांगाच्यान दिसता एलओसी दिसता, तेंची ती पाकिस्तानाची बॉर्डरूय दिसता आणि तेवटेचो पाकिस्तानाचो तो फार्नो गांवूय दिसता. तर जेन्ना तो सेपरेट जालो 1971 अचानक 16 आणि 17 डिसेंबर 1971 ह्या 2 दिसां भितर तो हो सगळो प्रोसेस जालो आणि खुबशी नाती जी आहा ती तुटली म्हणण्यापेक्षा बायल हांगासर उरली, घोव त्या वटेन उरलो त्या गांवांत, चेडो हांगा उरलो, आवय बापूय त्या वटेन उरली. अशा तरेची नाती जी आसा ती ह्या 2 सेपरेशन गांव जाल्ल्या कारणान वेगवेगळे कडेन पडली. म्हणजे ह्या गांवान जर बायल शेतान काम करता आनी त्या वटेन जर घोव आसा एलओसीच्या त्या वटेन जाल्यार ती दोगांय एकामेकाक मेळपाक शकना.
अशी परिस्थिती आसा. आनी ह्याच सगळ्या फाटभुंयेर जो एक मनीस आसा तो म्हणजे गोबा अली, तेची अशीच परिस्थिती जाली. तो हांगा उरलो आनी तेची आवय बापूय बार्नो विलेज जी आसा पाकिस्तानांतली एलओसीच्या तेवटेन थंय उरली, अशी ती स्टोरी आसा. तर आमी सद्या आसा ह्या निमण्या गांवांत, तेचें नांव आसा थांग भारताचो. सो आमी गोबा अली जो आहा तेका सुद्दां मेळटले, जाणून घेतले. तर हांगा ह्या हो जो व्यू पॉयंट आसा हांगाच्यान एलओसी दिसता, पाकिस्तानाची लायन दिसता, लायन ऑफ कंट्रोल, त्या वटेन पाकिस्तान दिसता, तो गांव तेंचो आहा तोय सुद्दां दिश्टी पडटा. तर हांगा खूब पर्यटक येतात हे सगळे दृश्य जे आहा ते पळोवपाक. तर आमी आतां फुडें मेळटली गोबा अली हेका आनी जाणून घेतली तेची काणी कितें. तर आतां आमी आयल्यात थांग ह्या गांवांतलो बॉर्डर मॅन गोबा अलीक मेळपाक. गोबा अलीची काणी आयकत जाल्यार आंगार कांटो येता. गोबा अली सामको ल्हान आसतना 1971 16 आनी 17 तारखेच्या राती थांग गांवांत एलओसी अस्तित्वात आयली. पाकिस्तानी सैन्यान थांग गांवचे लोकांक भुलोवन आपले वटेन व्हेले, मात कांय लोक थांग गांवांतूच उरले. गोबा अलीची आवय आनी भाव एलओसीचे पलतडी पाकिस्तानात जाल्यार गोबा अली आनी ताचो बापूय आनी ताचो आजो भारता वटेनच्यान थांग गांवांत उरले. उपरांत कांय तेंपान भारतीय सैन्यान गोबा अलीच्या बापायक भारताचो दूत म्हूण पाकिस्तानात धाडलो. जे भारताचे लोक एलओसी स्थापन जातना पाकिस्तान वटेन उरले तांकां परतून भारतात हाडपा खातीर चर्चा करपाक म्हूण भारतीय लश्करान गोबा अलीचे बापायक पाकिस्तानात धाडिल्लो. मात पाकिस्तानान नापाक हरकत करतना गोबा अलीचे बापायकूय जेलीत घातलो. ही सगळी काणी आमकां सांगतना गोबा अलीचे आनी आमच्याय दोळ्यांत दुकां आयली. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जशें सांगलें की आमी भारताचो निमणो गांव जो आसा थांग थंय आयिल्ले आनी ह्या गांवची एक स्टोरी आसा. हांगाच्यान पाकिस्तानाची जी बॉर्डर, पाकिस्तान आनी भारताची ती बॉर्डर, आनी त्या बॉर्डरींतलो भारतांतलो निमणो गांव हो थांग. तर ह्या थांग गांवांतले गोबा अली हांची एक काणी आसली आनी आतां आमी आसा गोबा अली हांच्या वांगडा. सर जी, सबसे पहले गोमंतक टीवी के वती से हम आपको वेलकम करते हैं. हम गोवा के न्यूज़ चैनल है गोमंतक टीवी और सबसे ओल्डेस्ट ये न्यूज़ पेपर भी है जी. तो हम इधर आए थे तो हमें पता चला आपके बारे में जी. और मुझे इधर स्पेशल रेफरेंस देना है लद्दाख के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है यतीन मरलकर सर. उन्होंने भी हमें आपके बारे में बताया था. उन्होंने बोला था कि आपसे जाके मिले, आपसे बातचीत करें जी. तो सर हमने आपके बारे में जो एक स्टोरी, जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो दो गांव थे, एक थांग और दूसरा वो जो पाकिस्तान में है, वो सेपरेट हो गया और आपके माँ और पिताजी उस गांव में रह गए और आप इस गांव में रह गए. तो वो क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था उस समय? सबसे पहले आप यहाँ पर आए इतना दूर से, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. इतना बड़ा अफसर यहाँ आके जो मेरे यहाँ पर मिला था और पेपर में भी आए, तो हम जैसे इंसान समझने का मैं शुक्रिया अदा करते हैं. उसके बाद जो मेरे जो हालत है ज़िंदगी, तो एक अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजरा है. तो आज मैंने एक कविता बनाया. मैंने कहा कि बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं. हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं. माँ बाप को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं. तो मेरी ज़िंदगी एक अजीब व गरीब ज़िंदगी रहा है. और दूसरा, लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन, पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन कहते हैं, मीडिया कहते हैं, आप भी कहते हैं सही. लेकिन मैं दुनिया को कहते हैं भाई था, अलग हुआ है, कोई एक दूसरे को दुश्मन नहीं है. लेकिन यकीनन मैं कहते हैं कि पाकिस्तान मेरा और मेरा दादा का और मेरा छोटा भाई का यकीनन पाकिस्तान दुश्मन बना. तो एक ये मैं कहता हूँ. दूसरा, 1971 की फ़ौज मेरा दुश्मन बना पाकिस्तानी. और 2014-15 में पाकिस्तान गया, वहाँ पर अच्छा मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया और मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने दिया. तो मैं कहता हूँ उस वक्त की 14-15 की पाकिस्तान को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया. लेकिन 71 में जो हमारे साथ सलूक किया है पाकिस्तानी फ़ौज ने, और बिलखुसूस हमारे साथ या हमारे इस इलाके के साथ, तो जैसे आप कहते हैं कि मतलब मेरे साथ ये जो सलूक हुआ है हर कोई के साथ गलत हुआ है, लेकिन गलत इस गांव ही दुखित गांव है. ये थांग गांव सारे कहानी में आपको मैं शॉर्ट पीरियड में बता दूं. 1971 में जो लड़ाई हुआ, पाकिस्तान को हारना पड़ा.
हारने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा संदेश दे दिया कि हिंदू आएगा, सिख आएगा, ये वो थोड़ा बहुत लोगों को डराया। तो बेचारे लोग डर के मारे चूंग गांव में 74 घर होते थे और करीब 300-400 लोग पूरा गांव छोड़ के पाकिस्तान की तरफ चला गया। अगर पाकिस्तानी फ़ौज में, उस वक़्त की फ़ौज में इंसानियत होता तो कहता भाई आप दिसंबर के महीने में घर मत छोड़ो, आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आप लोग मर जाएंगे, आप लोग ठंड से मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, ये समझाना चाहिए था। समझाने के बजाय उकसाने के बाद सब चला गया। जाने के बाद अब ये छोटा गांव है, मैं आपको शॉर्ट पीरियड में कहूँ कोई ये छोटा गांव था, इस गांव के लोग भी भागना शुरू हो गया पाकिस्तान की तरफ। जब भागना शुरू हुआ तो लोग रोने लगा, चिल्लाने लगा, हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, भागने लगा। तो मेरे दादा उस वक़्त मसूरी में काम करता था 1947 से पहले, यानी आज़ादी से पहले। उनको मालूम था कि हिंदू क्या होते हैं, हिंदू की क्या सोच रखते हैं। तो उन्होंने कहा 18 साल मेरी ज़िंदगी हिंदुओं के साथ गुजरा है, हिंदू बहुत नेक होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा आदमी को कौन सुनता, 80-90 साल को बूढ़ा को नहीं सुना, लोग जाने लगा। तो मेरे दादा ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, बोला कि छोटा बच्चा जो मेरे उम्र 5 साल, मेरे छोटा भाई की उम्र 2 साल थे, तो मेरे दादा ने दोनों बच्चों को पकड़ के रखा, बोला कि हम जाने नहीं दूंगा, ये बच्चा मेरे साथ रहेंगे, तुम लोग जाना चाहते तो जाओ। तो आखिरकार मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा। मेरे दादी और मेरे मम्मी, जो गांव के औरतें सारे भाग गया, तो उनके साथ मेरे मम्मी और मेरे दादी भी भाग गया। और इस गांव में एक लोग यहाँ बैठा, बाकी बच्चे और औरतें दोनों पार में, जब एक नाला है उस नाले के अंदर जाके छुपने लगा। 17 दिसंबर को 1971 को यहाँ से औरतों बच्चों को उधर शिफ्ट किया, छुपाया। 18 दिसंबर का ठीक सुबह 6 बजे इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंच गया। जब इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंचा तो इंडियन आर्मी को ये मंजर देखा कि यार यहाँ तो ना औरत हैं ना बच्चे हैं, घर में एक लोग है, ये तो बहुत मुश्किल बात है। लोगों ने कहा जो आगे चला जाओ, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत दूर चला गया। लेकिन तब तक सीज़फायर हो चुके थे, फायरबंदी हुआ। फायरबंदी होने के बाद आगे नहीं जा पाया, बिल्कुल इसी गांव में एलओसी हो गया। जब इस गांव में एलओसी हो गया तो ये एलओसी इंडिया पाकिस्तान का एलओसी नहीं हुआ, बल्कि मैं और बेबी का एलओसी हो गया, बाप और बेटी का एलओसी हो गया जी, ये बिल्कुल एलओसी हो गया। वो बेचारा औरतें वहाँ फंस गया, मर्दें यहाँ फंस गया। अब जिस घर में 5 लोग रहते थे, 6 लोग रहते थे, एक घर रह गया, तो क्या परेशानी उन बेचारों को ऊपर आया होगा। होने के बाद ये जो मंजर इंडियन आर्मी ने देख लिया, देखने के बाद यार ये कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो बच्चे के बगैर, औरतें के बगैर। और उसके बाद वहाँ पर बेचारे लोग 5 लोग, एक माँ बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं, किसी तरीके से इसको लाना पड़ेंगे। बहुत स्ट्रगल करने के बाद करीब 1 या 1.5 महीने के बाद पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ, पाकिस्तान के साथ बातचीत किया, बोला कि इन बच्चों को आप वापस दे दो। क्या अच्छा स्टेप उठाया इंडिया ने। तो उठाने के बाद करीब 1 महीने 1.5 महीने के बाद वहाँ से हाई कमान से चिट्ठी आया, बोला कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया, बातचीत हो गया। होने के बाद वो बातचीत का जो कॉपी है, जो फरमान है, जो दोनों का एग्रीमेंट का, वो लेटर लेकर यहाँ इस गांव में आया। कहा भाई 2 आदमी तैयार हो जाओ, पाकिस्तान जाना है, कि इस चिट्ठी को लेके जाना है, लेकर आपका सारे जितना बिछड़े हुए माँ बहन सबको वापस आपको लाना है। लाने के लिए 2 आदमी तैयार हो जाओ। तो उसमें से 2 आदमी को डिटेल करना था। करने के बाद मेरे पापा, शायद मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हिंदी आता था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, पापा को बोला भाई आप चला जाओ, 1 आदमी आप चला जाओ, दूसरा और 1 आदमी चला जाओ। तो फिर मेरे दादा ने भी मना किया, कहते हैं मेरे पापा ने भी मना किया, मैं कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे 2 साल वाले बच्चे तो दूध वाले ही, माँ के दूध वाले, गोद वाले हैं, और 5 साल वाले भी छोटा बच्चा होता है, तो मैं इनको संभाल नहीं सकते हैं, तो मेरे बेटे को मत भेजो, कोई किसी और को भेजो। लेकिन इंडियन आर्मी बिलखुसूस कर्नल इंचन सब लोकल अफसर था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, आप चिट्ठी को देना है वहाँ पाकिस्तान को, सारे औरतों बच्चे जमा किया हुआ है, उनको सीधा लेकर आना है, 2 घंटे में आप वापस आ जाओगे। तो मेरे पापा 2 घंटे के लिए यहाँ से पाकिस्तान भेजना तय हो गया। तो होने के बाद फिर एक हाथ में फ्लैग और एक हाथ में आपको चिट्ठी, जो एग्रीमेंट वाला, उस चिट्ठी को लेकर मेरे पापा को कहा आप इस तरीके से जाओ, वहाँ पाकिस्तान आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो इसी तरीके से मेरे पापा को यहाँ से रवाना किया। 2 बच्चे और उस बूढ़े को इंडियन आर्मी का हवाला किया, कहा कि चलो हम वापस आने तक आप संभालें।
तो मैं यही चाहते हैं कि जिस पापा ने जिस गोद में से अपना गोद से निकाल कर इंडियन आर्मी को गोद में छोड़ा और मेरा पापा यहाँ से पाकिस्तान चला गया। जाने के बाद हम बीच में मुझे वो बात आ जाते हैं तो 1982 में मेरे पापा का एक ऑडियो कैसेट आए थे पाकिस्तान से जो हज के थ्रू आते हैं। तो उस कैसेट में मेरे पापा उस हालात में जो रो के कहते हैं, देखो बेटा, आज मेरे दोनों बेटा जो बड़ा हो के ज़िंदा है कहते हैं तो मैं नहीं मानते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं मानते हैं कि जब 1971 का जो जंग हुआ, कुदरती आफत हुआ, तो मेरा मम्मी और मेरे बेबी दोनों पाकिस्तान चला गया था। मैं और मेरे 2 बेटे और मेरा दादा इंडिया में था। तो उन दिनों हम ऐसे दिन गुजारते थे, मम्मी के बगैर 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल था। दोनों बच्चे तंग करते थे, मम्मी के पास ले जाओ, मम्मी कहाँ है। तो इसी हालात में हम दिन निकाल रहा था। लेकिन एक दिन इंडियन आर्मी आया, कर्नल इंजन साहब ने बोला, भाई ये चिट्ठी लेकर आपको पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से अपना बेबी बच्चे जो बिछड़े हुए सबको वापस लाओ कहा। तो मेरा हाथ में चिट्ठी और फ्लैग थमाया। तो सुबह मुझे जाना था। रात को हम दोनों बेटों को जो सुलाता था, तो जब रात होते ही दोनों ज़िद करता था, मम्मी को पास ले जाओ, मम्मी के पास सो जाएंगे, तंग करता। तो मैं दोनों को कंट्रोल करने के लिए जब उनको मम्मी के पास लेने का रास्ता नहीं मिलता तो वो कहता था, एक कहता था मैं पापा के पास हो जाऊंगा, दूसरा जिद करता था मैं पापा के पास हो जाऊंगा। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं होता था। मैं एक को इस गोद में उठा कर सोता था, दूसरे को मैं इस गोद में उठा के रात को इसी तरीके से मैं सोते थे। क्योंकि एक को दूर रखेंगे तो वो रोएंगे, दूसरे को दूर रखेंगे तो वो रोएंगे। तो उस हालात में हम रात को सोया हुआ था। जब सुबह मुझे ऑर्डर मिला पाकिस्तान मम्मी दादी लाने के लिए, तो मैंने यूँ दोनों बच्चों को इस गोद से ज़मीन पे हमने रख के आया था सोने के हालत में। तो हमने वहाँ पर सुला के आए थे। तो हम खुशी से अपना मम्मी को लेने के लिए आया। यहाँ जब मैं हम पहुँचा तो मेरा आँखों में पट्टी बांधा और मुझे सीधा जेल भेज दिया। तो वो सदमा आज मेरे दिल में है। लेकिन आज मेरे दोनों बेटे बड़ा हुआ कहते हैं, कोई कहते हैं ज़िंदा है कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानते हैं कि मेरे दोनों बच्चे शायद अभी भी वहाँ पर सोए पड़े होंगे। तो उस हालात में मेरे पापा वहाँ से वापस नहीं आया। अब बताओ, जब मेरे पापा वापस नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर वो 80-90 साल का जो बूढ़ा के ऊपर क्या गुजरा होगा। सो इन सब हालातों से आप गुजर गए हैं कि इन सब हालातों से हम गुजर गया। तो मैं आपको यहाँ तो थोड़ा मैं उधर ले चलते हैं। पहले जो क्या हाल हुआ पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपको नहीं कहा कि 1971 की फ़ौज को तो हम कहते हैं कि खुदा ना करे कि इतना बेरहम फ़ौज। जब वो माँ, मैं यहाँ का मेरा हालत मैं आपको बता दिया, जब वो माँ 5-5 बच्चे लेके 6-6 बच्चे लेके अकेलौता, ना कपड़ा ना खाने का कुछ नहीं, जिस नाले में एक दिन के लिए गया था, तो एकदम एलओसी हुआ, तो अब उन पर क्या बीतता होगा। अब ये सोचना, बेचारे तो रोया, चिल्लाया, रोया, बोला अपना घर भेज दो, हमें घर जाने दो, या हमें गोली मार के ख़त्म करो, रोया। तो अगर इंसानियत होता तो आज मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान को बुरा हो, पाकिस्तान के लिए गलत हो। क्योंकि मेरे 7 भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरे तमाम रिश्तेदार उसी ज़मीन पे हैं। लेकिन जब गलत करते हैं तो दिल चीर के बोलने पे मजबूर होते हैं। सच तो में। पाक ने नापाक हरकत की, बस पाक ने नाका, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो क्या हुआ है, अगर इंसानियत होता तो उस वक्त में, आज मैं सुनने वाले तमाम लोगों को भी कहते हैं कि इंसानियत बेइंसानियत के काम जो करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। आप भी अगर कुछ करे या मैं भी गलत करे तो हर किसी को बुरा लगता है। आज 50 सालों से पाकिस्तान की ये हरकत हम मेरे दिन में 10 बार हम बोलना पड़ता है। मैं खुशी हो कभी नहीं बोलते, हरकत किया तभी बोलना पड़ता है। नहीं, ये आपके ही दिल में नहीं, सब हिंदुस्तानियों के दिल में भी ये जो उन्होंने जो ये नापाक ये किया है, वो सबके हिंदुस्तानियों के दिल में भी रहेगी। तो अभी बाद में क्या, अभी आपकी माँ उधर है सुरक्षित? नहीं, गुजर गया। मैं अभी बता दूं तो क्या हुआ है कि उन बेचारा माओं को बोला, तुम यहाँ, अगर इंसानियत होता तो उनको बोलना चाहिए जल्दी जाओ अपना घर जाओ, फटाफट जाओ, हिंदुस्तान आपको कुछ नहीं बोलेगा, भेजना चाहिए था, नहीं भेजा। फिर मेरे पापा लाने के लिए भेजा हिंदुस्तान सरकार, हिंदुस्तानी फौज ने। तो कम से कम इंसानियत होता तो जाओ, सब जाओ, वापस भेजना चाहिए था, नहीं चाहिए था।
एटलीस्ट पिताजी को तो वापस भेजना चाहिए। हाँ, कम से कम चलो उन सबको नहीं भेजा तो पिताजी को बोलना चाहिए था यार तुम उस 2 साल 5 साल बच्चा और बूढ़ा के लिए वापस जाओ, इन सबको नहीं भेजेगा, इतना तो करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब मैं 2014-15 में मैं जब पाकिस्तान गया तो मैं उन माओं से मिला जिनका 70 साल 80 साल की उम्र की माओं से मिला। आपके गांव के लोग? जी जी, जो यहाँ से पाकिस्तान गए? जी, उस वक्त 25 साल 20 साल के थे। तो मिलने के बाद मैंने उनके झुंपड़ों में गया, वो कहाँ बैठे हैं, सबसे दर्द उसमें आता है मुझे, सबसे ज़्यादा दर्द उसमें आता है। तो जब वो कहाँ बैठे हैं मैं आपको बता दूं, इसी गांव में अभी आप जो लास्ट में आप देखेंगे वहाँ एक डिजर्ट एरिया देखते हैं, सूखा एरिया, उसी एरिया पर ये बेचारे लोग झुंपड़ी बना के आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं अभी तक। जी, वैसा ही हालत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा मेरे दिल में ये चिंता रहता था कि उन माओं का क्या हाल होता होगा, उन माओं ने अपने बच्चों को कैसा जिंदा रखा होगा, ये सोचते रहता था। जब मैं उनके पास गया तो वो माँ आज भी 50 साल से भी वही 71 का ही जो आंसू बह रहे हैं। मैंने बोला माँ जी, आपने 50 सालों से आप यहाँ बैठे हैं तो आप क्या बेवकूफ़ी काम किए, अपने बच्चों को भी अजीरन कर दिया, अपना ज़िंदगी भी आपने पागलपन में गुजर गया, क्या की कर रहे हैं आप, कहीं दूर क्यों नहीं जाते हैं, इधर कहीं गांव में जाकर रोज़गार के लिए क्यों नहीं जाते हैं। तो वो माँ कहते हैं बेटा हम 1971 में मर चुका है, हमारे ऊपर क्या बीता है ज़रा सुन लो। जब हमें आपका पापा लेने के लिए आया तो पाकिस्तान ने हमें आने नहीं दिया, हमने दुआ किया हिंदुस्तान को कि हमें लेने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ से जिस आदमी को भी जेल में डाला, हमें एकदम एलओसी हो गया। होने के बाद हम रोया चिल्लाया अपने घर जाने के लिए, तब भी हमें लाठी बरसाया, हमें पीछे भगा दिया, हमारे ऊपर ये जुल्म भी आया, तब भी हमने ये आज तक में उसमें लड़ा है। आखिर हमने कहा या हमें गोली मारो या हमें अपना घर जाने दो, अगर कुछ ना हुआ तो हमें इस किनारे में रहने दो। तो आज हम सिर्फ हमारे लिए ये जीत हुआ है कि आज हम इस किनारे में बैठने का हमें मौका मिला है, तो इससे हमें 2 सुकून मिलते हैं। देखो भाई साहब, एक सुकून ये है कि हमने 71 में छोटा सा गलती किया, अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर आगे आया, आज हम 50-45 सालों से रो रहे हैं कि छोटा सा गलती के ऊपर। अगर हम बेटा आपका कहने पे हम कहीं दूर किसी मजदूर के लिए, किसी अपने पेट के खातिर हम कहीं दूर जाएंगे, तो 3 जंग इंडिया पाकिस्तान हुआ है, तीनों जंग में पाकिस्तान पीछे हटते गया, हिंदुस्तान आगे बढ़ते गया। तो हो सकता है एक रात में इंडिया आगे आएगा तो फिर हमें फिर रोना पड़ेगा बेटा। इसलिए हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कब ये रास्ता खुल जाएगी, कब हम अपना घर पहुँच जाएंगे। दिन गिन रहा हूँ बेटा, हम दिन गिनते यहाँ बैठा हूँ, अभी तक नहीं खोला, बस ये हम। तो वो लोग अभी हिंदुस्तान और भगवान पर भरोसा करके उधर रहे कि एक ना एक दिन वो फिर हिंदुस्तान में आएंगे, ये सोच के बेजमा लोग अभी भी जिंदा है रहते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको बता दूं कि दूसरा हमारा भरोसा क्या है, जब मेरा हस्बैंड खेत में आ जाते हैं, जब मेरा हस्बैंड कभी पेड़ पे आ जाते हैं, तो हम बच्चों को यही दिखाते हैं बेटा आपका वो पापा है, ये आपका खेत है, दूर से दिखाते हैं। तो बस इसी 2 भरोसे पे हम जिंदा है। जब हम मर जाएगा तो इसी शमशान घाट में अंदर दफन हो जाएंगे। शमशान घाट के ऊपर बैठा हुआ है, कोई घर में कोई महल में नहीं बैठा है। तो ये ज़िंदगी है। तो अब बताओ, उसके बाद जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मैंने सोचा देखो हर वक्त मेरा अपना मुश्किलात में मेरा अपना दादा वाला याद करता था। मेरे दादा ने उस वक्त क्यों खुदकशी नहीं की, क्यों पागल नहीं हुआ है 2 बच्चा और बच्चों के साथ, किसे मेरे दादा ने बर्दाश्त किया, ये मैं सोचता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मैंने सोचा नहीं, मेरे दादा ने कुछ नहीं देखा है, मेरे दादा ने कोई तकलीफ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मेरे दादा के चारों तरफ इंडियन आर्मी भरोसा दिलाते थे। मुझे याद है इंडियन आर्मी कहता था पापा आपका बेटा कल आने वाला है, आपका बेटा अभी बस हफ्ते के अंदर आने वाला है। अब इंडिया पाकिस्तान बात हो रहा है, खाना देते थे, ऐश करते थे, हम दोनों बच्चों को प्यार देते थे इंडियन आर्मी अपने बेटे से। तो मेरे लिए इंडियन आर्मी मम्मी पापा बन के आया, हम दोनों भाई के लिए। मेरे दादा के लिए बेटा बेटी बन के आया। तो हमने कोई तकलीफ नहीं उठाया। लेकिन उधर उन माओं ने जो तकलीफ उठाया, तब से मैंने सोचा उन जिस माओं ने उठाया उतना तो हमने कुछ नहीं उठाया। तो ये सरहद की जो बात है, मैंने कहा भाई साहब बहुत दुखित है। एक 18-20 साल के बच्चे मर भी जाते हैं तो 1-2 महीने के बाद भूल जाते हैं,
لیکن ابھی ٹھیک 51-2 سال ہوا. آج دن بہ دن یہ بڑھتے جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک کہانی میں آپ کو سناؤں. جب میں پاکستان پہنچا تو میں جب پاکستان پہنچا تو ایک آدمی مجھے پکڑ کے خوب رویا, ایک بوڑھا آدمی. تو میں نے سوچا یار یہ کیوں روتے ہیں. دنیا حیران ہو گیا, اس نے یہ آدمی کو پہلا بار دیکھا ہے لیکن اس کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں. تو اس نے جب بیٹھا تو میں نے پوچھا بات کیا ہے. دیکھو بیٹا, میں فوج میں تھا, پاکستانی فوج میں. آپ کا پاپا اسٹوو میں آیا پانی لے کر فوج کو, تو وہاں سے پاپا نے کہا یار مجھے تھوڑا دوربین دے دو. میں نے آپ کا پاپا کو تھوڑا دوربین دے دیا. تو اس نے یوں اپنا چھت کے اوپر نظر مارا تو آپ دونوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد نہ پاجامہ نہ پینٹ نہ کپڑا, اور اپنا دیکھا اس حالت میں. تو آپ کا پاپا رو رو کر بے ہوش ہوا تھا اس پوسٹ کے اوپر. جب میں نے دوربین لگایا تو یقیناً دونوں بچوں کو یہ حال دیکھا تھا. آج آپ زندہ ہو کے اپنے ممی پاپا سے ملنے کے لیے آیا تو مجھے وہ دن یاد آیا. تو ایسے ان گنت جو کہانی ہے. تو اس کے بعد ایسے جو سرحد کی جو میں بات کہیں تو جب میرے عمر چھوٹا تھا تو ایک لاس سکوٹ کا ایک آرڈنری کیپٹن صاحب یہاں آیا. آنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک کہانی سنایا. انہوں نے کہا دیکھو آپ لوگ چھوٹا تھا, ہم آپ کا دیکھ بھال کرتے تھے, ہم آپ کو کھلاتے تھے پلاتے تھے. وہ انٹری میں آپ کو یو لنک بھیجوں گا. تو آپ کا پاپا کو اپنے سے بھی زیادہ اپنا ادھر بیٹا کا فکر ہوتا تھا, اپنا بہو کا فکر ہوتا تھا کہ یار ان کے ممی پاپا ان دونوں بیٹوں کا بہت چنتت ہوگا, کیا یہ مر گیا ہے, کیا یہ زندہ ہے, اس کا پاپا دادا یا زندہ ہے یا دادا مر گیا ہے. تو مجھے بار بار ہمیں فوج کو کہتا تھا یار ان دونوں بچوں کو اپنے ممی پاپا کو دکھا کے لاؤ. تو ہم کیا کرتے تھے, آپ دونوں کو لال کپڑا پہناتے تھے اور وہ 0 پوائنٹ پہ لے جاتے تھے. لے جا کر پھر ہم تھوڑا سا دھواں جلاتے تھے. جلانے کے بعد آپ کا ممی پاپا پار سے آتے تھے اور وہاں سے اپنے بچوں کو دیکھتے تھے. تو ہم آپ کا دونوں کو لال کپڑا پہنا کے اس ایریا میں گھماتے تھے. تو پھر وہاں سے ممی پاپا ہیلو ہے کرتا. تو پھر جب وہاں دیکھا کہ ہم یہاں لاتا تو آپ کو دادا بہت خوش ہوتا تھا کہ اچھا آپ نے دکھا کے لایا, آپ ان کے اپنے بچوں کو دیکھا تو خوش ہوتا. تو یہ بہت دردناک واقعہ ہے. تو یہ واقعہ ایک دوسرا, جب میں پاکستان گیا تو مجھے میرے ممی کا 2 بات مجھے آج میرے دل میں ہے. ایک بات یہ کہتے تھے میرے ممی, بیٹا ہم آپ کو 5 سال میں چھوڑ کر آیا, ہم آپ کا ماں نہیں بن سکا, ہم آپ کا پال پوش نہیں کر سکا, لیکن آپ کا اس اصلی ماں نے آپ کو اتنا آپ کو اچھا تربیت دیا ہے کہ آپ کو ملنے کے لیے یہاں پاکستان کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, آپ کو کئی اسکول میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کو ڈسٹرکٹ لیول میں آپ کو لوگ پسند کر رہے ہیں. تو آخر آپ کو وہ تربیت کہاں سے ملا, آپ کو وہ اچھی چیزیں کس نے سکھایا, آپ کو کیسے کھلاتے تھے. ایک عجیب سا ماں 50 سال بعد پوچھے گی. پوچھنے کے بعد میرے زبان میں کچھ نہیں تھا. میرے ماموں یہ کرتے تھے, میرے چاچا یہ, ایسا کچھ نہیں تھا. تو میرے نام وہی تھا, حوالدار صاحب یہ کرتے تھے, صوبیدار صاحب وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ میرے پاس زبان نہیں تھا. تو یہی پوچھنے کے بعد میرے ماں کہتے تھے بیٹا ہم آپ کا ماں نہیں بن سکا, آپ کا اصلی ماں کو میرا سلام کہنا, جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. آج میں کوئی سپاہی وردی میں دیکھتے ہیں تو میں کہتے ہیں جی میرے ماں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہ تو بہت دردناک. اور جب میں پاکستان گیا تو میرے ممی کہتے تھے بیٹا ہر عید کے دن یعنی جمعہ کا دن میرے پاپا کو چھٹی ہوتا ہے, آپ آگے آنا دوربین لے کر, میں بھی آگے آتے ہیں, ایک دوسرے کو ہم دیکھیں گے. 1.5 سال تک جب میرے ممی زندہ رہا تو میں یہاں سے دوربین لے کے وہ آخر پہ جاتا تھا. ممی پاپا دادا کبھی بھائی کبھی ماموں آتے, وہاں سے ایک ہاتھ میں دوربین ایک ہاتھ میں ہیلو ہے, اور یہاں سے میرے ایک ہاتھ میں دوربین ایک ہاتھ میں ہیلو ہے. 1.5 سال یہ چلتے رہا. لیکن اس کے بعد ممی گزر گیا. تو میں نے واقعہ پوچھا, میں نے بولا ممی کی کیا بیماری ہوا, کیا تکلیف ہوا. تو میرے ایک بیٹا کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, ممی 45 سال تک آپ کا انتظار کہا بیٹا آئے گا آئے گا آئے گا. آپ آیا, آپ ملا, ملنے کے بعد جب آپ واپس چلا گیا تو ممی کا انتظار ختم ہوا. جب آپ چلا گیا تو اس دن سے جہاں آپ رہتے تھے, جہاں آپ کھاتے تھے, اس جگہوں میں جا کے چومتے تھے, بس آپ کو یاد میں ممی گزر گیا. تو پھر اس کے بعد جب ممی گزارنے کے شاید کچھ مہینے کے بعد پاپا بھی گزر گیا. آج کے ڈیٹ میں
न पापा है न मम्मी है, तो लेकिन यादें आज भी हैं। तो मैं लोग कहते हैं आप पाकिस्तान जाकर खुश नसीब हुआ, लेकिन मैं सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान जाकर खुश नसीब नहीं हुआ, मैं समझता हूँ बदनसीब हुआ, दुख क्यों? क्योंकि दुख बढ़ गया। आज भी मेरे पास दुख है, तो आज मैं बस शुक्रिया करते हैं, कभी खुशी होते हैं कि हम जैसा एक अनपढ़ आदमी को आज देश के कोने कोने से सुन रहे हैं, कोने कोने से देख रहे हैं और मुझे चाहते हैं, पालते हैं। तो मैं यही कहते हैं कि एक मैंने कविता बनाया, मेरी कविता में कहते हैं कि सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं, हम इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं, क्योंकि हम हर कोई माँ भारत माता की बोलते हैं, माँ बोलते हैं, लेकिन भारत माँ की माँ वो असली माँ नहीं, असली माँ जिसने हमने पैदा किए वो माँ होते हैं, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाए वो असली माँ होते हैं। लेकिन मेरे लिए असली माँ ही ये धरती था, ये ज़मीन था। तो मैं कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी मुझसे ज़्यादा इस देश के साथ मोहब्बत मैं समझता हूँ कोई कर ही नहीं सकता। मैं नहीं मानते हैं कि मुझसे ज़्यादा अगर कोई इस ज़मीन पर मोहब्बत करते हैं तो गलत कहते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ये ज़मीन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक दिन स्कूल नहीं गया, आप खुद जानते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने कोई नहीं मानते हैं मैं अनपढ़ हूँ, तो इस सरजमीन को, इस देश को हम सलाम करते हैं। तो हमने एक कविता बनाया, हम कहते हैं कि हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, इन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो हम इस देश को, महान देश के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे युवाओं को, हमारे जवानों को हम यही अपील करते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने इस देश को, 125 करोड़ के देश को आज तक यहाँ जिंदा लाया, आज दुनिया के सामने पहचान बना लिया। आगे आने वाले नस्ल के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस देश को इससे मजबूत करके आगे ले जाने के लिए जवानों का योगदान की ज़रूरत है, मैं यही कहूँगा। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के कमिश्नर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलूट है मेरे तरफ से। किसने? पाकिस्तान के कमिश्नर साहब ने। वो क्यों कहा है कि हिंदुस्तान का हिंदू घर की बाप है, मेजोरिटी में घर की बाप है। जब घर के बाप गलत हो तो बेटा कोई उधर भाग जाते हैं, घर गलत बन जाते हैं। तो घर की बाप सही है तो आज 125 करोड़ के देश जो एक देश बन के है, इसका असली वजह है मेजोरिटी को हम सलाम करते हैं। तो क्योंकि मेरा एक जियो टीवी का इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी, मिड डे मील, मतलब जिस माँ के पेट में बच्चा आ जाते हैं तब से सरकार देखना शुरू करते हैं, आपको पता है ना। तो उस सारे सिस्टम मैंने जियो टीवी के इंटरव्यू में कहा। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं तो बचपन में सोचता था हिंदुस्तान एक महान देश है, हिंदुस्तान का कदर करना चाहिए। इसी तरीके से कई इंटरव्यू है जो पाकिस्तान के लोगों ने मुझे कहा। किसी ने मुझे ये कहा कि देखो ये आदमी ना स्कूल गया है, ये आदमी ना कोई बड़ा आदमी है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई गांव का लीडर है, ना कोई इलाके के लीडर है, लेकिन इस आदमी को देखने के लिए, इस आदमी को सुनने के लिए हमारे बड़े बड़े लोगों का वहाँ इनके घर में डेरा लग जाते हैं। तो अब हिंदुस्तान के अच्छे लोग, बड़े लोग कितने अच्छे होंगे, हमें हिंदुस्तान से सबक सीखना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा तो कहना यही है कि ये महान देश है, ये महान देश को हम सब मिलकर महान को आगे ले जाना और महान बनाना है। तो मैंने इधर एक पेड़ बना रहा है ब्यूटीफुल इंडिया, क्योंकि कम से कम 30 वैरायटी के फ्रूट्स को मैंने एक साथ लगाया है, आपको मैं दिखाएंगे। तो 30 किस्म की वैरायटी को एक साथ लगाया, लगाने के बाद आपको एक जगह में 30 किस्म का फ्रूट मिलेगा, मिलने के बाद 30 किस्म के पत्ते अलग मिलेंगे। तो मैं कहती हूँ यही मेरे भारत है। हर लोग की सोच के लोग रहते हैं, हर तबके के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब मिल के रहते हैं तो दुनिया में हमारा नंबर 1 बन जाते हैं। तो बाकी इसमें हम आपको मिलने के लिए आए। फिर से मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ हमारे यतीन मरकर सर IAS, जिन्होंने हमें आपका रेफरेंस दिया, और ये सब आपके मुंह से जान के हमें भी बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आपने जो दुख सहा है, जो झेला है, वो और किसी के नसीब में ना आए, ऐसे ही हम दुआ करते हैं। और आपने हमें एक टाइम दिया, हमारे साथ ये बातचीत की जी, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी शुक्रिया सर। जो मुझे वो देखा, अखबार देखा,
तो एक बहुत बड़ा हस्ती इलेक्शन कमिश्नर साहब का साथ मेरा फ़ोटो देखा, तो मैंने सोचा कहीं मुझे सपने में देखता होगा। मेरे मोबाइल में है, तो मैं सर को भी मैं शुक्रिया अदा करते हैं। यही मोहम्मद का भी पैगाम था, यही रामचंद्र जी का भी पैगाम था, यही गुरु नानक का भी पैगाम था कि अगर जिस आदमी में क्वालिटी है तो इंसानियत की क्वालिटी हो, या क्वालिटी है तो गरीबों को देखने का क्वालिटी हो, वो बहुत महान आदमी कहूँगा। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को आखिर में मैं सलूट करते हैं कि आप जैसा महान आदमी और 100 हो तो ये देश पता नहीं आसमान में चल जाएंगे, यही मैं कहूँगा जी। तर हे आशिल्ले गोबा अलीजी, तांची काणी आमी आयकली. ताणें स्वता आपल्या तोंडांतल्यान सांगलें की कशें जेन्ना 1971 भितर एक जो गांव आशिल्लो, ह्या गांवच्या लोकांक पाकिस्तानी सैन्यान कशें भुलयलें आनी तांकां त्या वटेन व्हेलें, आनी मागीर कशें तांचे हाल जाले, आनी हातूंत भितर तांची आई आनी तांचो बाबा ते कशे पाकिस्तानान उरले, आनी हांगा तांची कितें अवस्था जाली ही सुद्दां तांणी सांगलें. आनी भारतीय सैन्यान कशें तांकां आवयचो मोग दिलो आनी कशें तांकां वाडयलें त्या बद्दल सुद्दां तांणी भारतीय सैन्याक सॅल्यूट केला. गोबा अली वांगडा भासाभास केले उपरांत गोबा अलीन ताचें म्युझियम, ताणें केल्ले हेर प्रयोग, इंडिया ट्री ह्यो सगळ्यो गजाली भोंवन दाखयल्यो आनी तांची खोलायेन म्हायती दिली. आप जब ये दरवाज़ा जब आप अंदर आ रहे हैं ना, समझ लो आप 200 साल पहले का किसी को लद्दाख में आप किसी के घर पहुंचा है या गांव पहुंचा है. तर हो आशिल्लो भारताचो निमणो गांव थांग आनी हे गांवची काणी, आनी हे काणयेंतलो हिरो बॉर्डरमॅन गोबा अली. हे सगळे पळोवपाचो अणभवपाचो खीण जिवितांतलो एक यादगार खीण आशिल्लो. तर तुमी केन्नाय लडाख गेले जाल्यार हे थांग गांवाक भेट दिवपाक आनी गोबा अलीक मेळपाक विसरूं नाकात.